घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम लेकर के आ रहे हैं एक न्यू सेशन 2022 और 23 के लिए। तो सज्ज हो जाइए, तैयार हो जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए पूरा बायोलॉजी। आज मैं लेकर के आप सभी विद्यार्थियों के लिए आया हूँ एक न्यू सेशन की शुरुआत। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि न्यू सेशन में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एक बार ध्यान से सुनिए, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग 70% ही सिलेबस पढ़े थे, लेकिन इस बार हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। तो सज्ज हो जाइए, तैयार हो जाइए। आपको जानकारी होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है एक न्यू सेशन में, कितना पढ़ना है, क्या क्या आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, ये सारी बात जानेंगे आज के इस क्लास में। हाँ विद्यार्थियों, ध्यान से सुनेंगे, कितना प्रैक्टिकल होता है, कितना आपको पढ़ना है, ये सारी बात आपको जरूरी जानना है। इसलिए हम ला गए एक न्यू सेशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो शुरुआत करते हैं एक न्यू सेशन। ध्यान से समझना है सभी विद्यार्थियों को। अब इसमें देख लीजिए, बायोलॉजी में पहले आपको क्या क्या पढ़ना है। भाई साहब देखना, बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या समझना है। बायोलॉजी में आप लाएंगे 100 मार्क्स, परंतु बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। एक है जूलॉजी, ठीक है, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। 2 यहाँ पे आपको समझना होगा। तो देखना है विद्यार्थियों, दोनों को हम कैसे कवर करेंगे। तो जूलॉजी और बॉटनी क्लास 12th में हमें क्या पढ़ना है, इस बात को ध्यान से समझिए। जूलॉजी और बॉटनी में 70 नंबर आपका रिटेन होगा। हाँ जी, 70 नंबर आपका रिटेन होगा, लिखित होगा। तो देखना है, क्लास 12th में जूलॉजी होगी, बॉटनी होगी, दोनों को मिला करके 70 नंबर आपको लिखित होगा। और इसमें से शेष बचा 30 नंबर, 30 अंक आपका जो होगा वो प्रैक्टिकल का होगा। ध्यान से समझेंगे, 30 नंबर प्रैक्टिकल का जोड़ा जाएगा। पिछले 2 सालों में इसमें से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में से कटा हुआ था। हाँ जी, लेकिन इस बार हम सज्ज रहेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा भार आया है, लेकिन डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। डरना नहीं है, एक पैसा नहीं डरना है, बस थोड़ा सा बढ़ चुका है, ठीक है, न्यू सेशन में 2022 और 23 में। तो थ्योरी में बताता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या समझना है, क्या पढ़ना है। सारी बात ध्यान से सभी विद्यार्थी समझेंगे और ध्यान देंगे। हाँ जी, देख लीजिए, पहला आपका जो आएगा वो चैप्टर नंबर 1 आएगा। भाई साहब, चैप्टर नंबर 1, इसको हमको कैसे पढ़ना होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल। एक यूनिट बांटा गया है, यूनिट के हिसाब से हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। एक यूनिट, फर्स्ट यूनिट में 14 अंक दिया जाएगा, 14 अंक रिटेन का होगा। और इस 14 अंक में यहाँ पर आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करना होगा। हाँ जी, कितना, 4 चैप्टर। एक तो जीवों में जनन, पुष्पीय पादपों में जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। 4 चैप्टर पहले यूनिट में कंप्लीट करना है और पहले यूनिट में 14 अंक मिलेगा। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, डरना नहीं है, एकदम सिंपल है। पहले यूनिट का 4 अध्याय आपके साथ रहेगा। तो 4 अध्याय आपके साथ रहेगा पहले यूनिट में। तो ध्यान देना है सभी को,
सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है। कैसे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सिंपल तरीका है इसका पढ़ने का। तो पहला चैप्टर, पहला अध्याय, पहले यूनिट का जीवों में जनन। भाई साहब अब देखो यहाँ पे आपको सभी को ये समझना है, जीवों में जनन। इस चैप्टर में बेटा जीवों में जनन ऐसे जीव की बात किया है। देखिए अब कहोगे जीव तो बहुत सारे हैं सर, सभी पेड़ पौधे, हम तुम सभी तो जीव हैं, इस कौन सी जीव की बात करते हैं? तो बेटा पहले शुरुआत देखो, जब कभी ऊपर चढ़ा जाता है, जब मंजिल पाया जाता है तो शुरुआत सीढ़ियों से ही की जाती है और उस सीढ़ी के उस पावदान से होती है जो सबसे नीचे होती है। हाँ विद्यार्थी ये बात आपको समझना होगा, क्योंकि अगर हम उछल करके सीढ़ी के दूसरे पावदान तीसरे को पकड़ते हैं तो एक न एक दिन फिर फिसलने का डर बना रहता है, क्योंकि हम लोग सीखते कहाँ से हैं? शुरुआत से सीखते हैं, शुरुआती से सीखते हैं तो हमें पूरी बात पता होता है। जो बच्चा पहला चैप्टर थोड़ा सा उसके माइंड में सेट हो जाएगा वो 4 चैप्टर को सेट कर लेगा। हाँ जी, इसीलिए यूनिट में बांटा गया है। अगर जिस बच्चे को पहला चैप्टर सेट हो गया तो उसमें कम से कम 50% उसके माइंड में सेट हो जाएगा और पहला यूनिट खल्लास हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि पहले यूनिट में बेसिक बात बताई गई है कि क्या गैमीट होता है, कैसे बनता है, लैंगिक किसे कहते हैं, अलैंगिक किसे कहते हैं। लोगों के मन में ये बात चलती है कि अलैंगिक सर एक होता है, एक जीव से एक नया संतति बनना लैंगिक हो गया, लेकिन जब 2 लोग होते हैं, 2 पेरेंट होते हैं तो वो लैंगिक हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं है। बहुत सारे अपवाद भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से समझना, जीवों में जनन ऐसे जीव की बात करेंगे जो आप आसपास देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देखे होंगे। छोटे जीवों की इस चैप्टर में छोटे जीवों की बात किया और गैमिट कैसे बना, कैसे इसमें गैमिट ट्रांसफर हुए, कैसे छोटे जीवों में जनन हुआ, ये सारी घटना इसी में होगी और एकदम बेसिक तरीके से इसमें बताया जाएगा, क्योंकि इसमें सिंपल अलैंगिक की बात किया है, अलैंगिक की बात किया और दूसरा बेटा इसमें लैंगिक की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए लैंगिक और अलैंगिक की जब बात करता है, बच्चे के मन में कुछ डाउट्स होता है कि सर लैंगिक जनन क्या होता है। तो वो 2 पेरेंट्स होता है कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा, उनके संभोग से एक नया संतान होगा तो लैंगिक होगा। नहीं बेटा, इसमें गैमिट का मामला होता है और इस चैप्टर में हम लोग इसी गैमिट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आगे देखेंगे इस चैप्टर में लैंगिक और अलैंगिक 2 बातें यहाँ पे बताई गई है और एकदम बेसिक तरीके से बताई गई है। जनन का मतलब होता है एक नए संतति का बनना। सिर्फ अपने माइंड में ये सेट हो जाएगा कि जनन का मतलब ये है कि एक नया संतति, एक नया पौधा, एक नया जीवन, एक नया जीव बन जाना या निर्माण हो जाना या जन्म लेना ही जनन कहलाता है। भाई साहब आप देखें, कभी गन्ना देखे हैं, गन्ना को काट काट करके दबा देते हैं, एक नया पौधा बन जाता है, तो क्या ये जनन नहीं है? क्योंकि उसके खंडों से एक नया पौधा बना, तो हम कह सकते हैं ना कि जनन है। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जनन हुआ। यदि हम बीज को बोते हैं, बीज का प्लांटिंग करते हैं, बीज को जैसे बोते हैं एक नन्हा सा पौधा आपके सामने टिमटिमाता हुआ, हंसते मुस्कुराता हुआ चला आता है, तो हमारे मन में आता है कि भैया बीज क्या है? एक भ्रूण है, एक एम्ब्रियो है। सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो समझ ले बीज एक एम्ब्रियो भ्रूण होता है। बीज एक एम्ब्रियो और भ्रूण होता है और उससे नन्हा सा पौधा बन जाता है। जैसे हम लोग, हम सभी सदस्य लोग, हम सभी जाति के लोग, हम अपने माँ के पेट में जब थे, वास्तव में पेट में नहीं कोख में थे, जब हम लोग कोख में थे तो पहले एम्ब्रियो बना था, पहले एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से एक चाइल्ड बनता है। तो इसी तरह जो पौधे का एम्ब्रियो है वो बीज है और बीज को बोने से एक नन्हा सा पौधा बन गया। तो ये भी तो जनन है भाई साहब, ये भी जनन है। एक एग होता है, कोई पक्षी एग देती है, एग से एक नया
फिर से एक नया जंतु बन जाता है, ये भी तो जनन है भाई साहब। ठीक है, परिपक्व में अगर बात करें, प्राइमेट्स की बात करें, अगर हम जरायुजी प्राणियों की बात करें, जरायुजी माने जो बच्चे को जन्म देते हैं, एक परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म दिए, ये भी तो जनन हुआ ना भाई साहब। अब जनन किन किन कंडीशन से होता है, जनन किन किन कंडीशन से होता है, बस उसी कंडीशन को हमें समझना होगा और क्वेश्चन वहीं पर पूछा जाता है। अगर मैं कह दूं भैया मेरे सर पे थोड़ा सा निकल आया, आउट ऑफ ग्रोथ निकल आया और वो धीरे से ऐसे चूस से गिर गया, एक बच्चा के रोने लगा, तो मैंने कहा कि ये भी तो जनन है। अगर मेरे तरह ही मेरा शरीर पहले ऐसे था, एक समय के बाद आउट ग्रोथ हुआ, एक बच्चा बन गया, तो ये भी तो जनन हुआ, ये भी तो जनन हुआ। तो जनन को हम लोग कंडीशन से पढ़ेंगे। जिस भी विधि द्वारा, अगर एक बात समझो, तुम अगर वैज्ञानिक होते तो तुम तो भी वही बात बताते ना कि जड़ के द्वारा, तना के द्वारा जनन होता है, पत्तियों के द्वारा जनन होता है। ब्रायोफिल्म देख लो भैया, अजूबा का पौधा, अरे छोड़ो जाने दो, पत्थर चट्टा देख लो ना। अब बहुत सारे बच्चे पत्थर चट्टा नहीं जानते, अजूबा ब्रायोफिल्म, पत्थर चट्टा का जो पत्ती होती है, उसके पत्तियों के ऊपर पत्तियां निकल जाती है। ध्यान से देखो, पत्तियों से जनन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं भाई लीफ द्वारा जो है रिप्रोडक्शन हो रहा है। एकदम सिंपल सा भाई, एकदम सिंपल। बस जिस भी कंडीशन से जो जनन हो रहा है उसका नाम वही रख देते हैं। जिस भी दशा के द्वारा, जिस भी कंडीशन के द्वारा जनन होता है उसका नाम वही रख देते हैं। एकदम साइंस को सेट करना है, देखो रटना नहीं है भाई साहब, क्योंकि साइंस बायो तुम रट नहीं सकते हो, जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक रट नहीं सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करिए। देखिए रटना नहीं, लैंगिक और अलैंगिक। भाई साहब इसमें अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो अलैंगिक में कभी गैमिट भाग नहीं लेता है। गैमिट प्यारे विद्यार्थी युग्मक बोलते हैं, प्यारे विद्यार्थी युग्मक कभी भाग नहीं लेता है, ये बात याद रखना, भाग नहीं लेता है। भाग नहीं लेने का मतलब जब कोई एक संतत बना, एक संतान बना, एक जो है नहीं संतत बनी, तो उसमें गैमिट का कोई रोल नहीं होता है, वो चाहे जिस भी कंडीशन से बन जाए, लेकिन इसमें गैमिट नहीं बनता। अब बच्चे के ये भी पता होगा कि सर गैमिट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये बतिया नहीं पता होगी कि सर ये गैमिट क्या है, सर युग्मक क्या है। युग्मक हमेशा अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। अब बच्चा कहे कि सर ये अर्धसूत्री विभाजन क्या है। एक बात समझ लो बेटा, सेल होती है, ध्यान से समझना है, एक सेल होती है और सेल का काम होता है हमेशा बंटना, विभाजन करना। जैसे एक सेल से दो सेल बनती है, ध्यान से समझना, एक सेल से दो सेल। अब कह दो नहीं सर एक सेल से मैं 1000 सेल बना दूं तो क्या मेरे बाप का कुछ जाएगा? नहीं भैया, मेरे न तेरे किसी के बाप का नहीं जाएगा, लेकिन किसी न किसी के बाप का चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक सेल, ध्यान से समझना, जब एक सेल अनकंट्रोल होकर के हजारों सेल बना लेती तो ट्यूमर बन जाता है, और ट्यूमर बनता है कैंसर का रूप। इसलिए इसको कंट्रोल करने का काम इसके अंदर जो सेल है, जीन का काम होता है कि भैया तुम्हें अनकंट्रोल नहीं होना है, अनकंट्रोल नहीं होना है। तो एक सेल हमेशा दो सेल बनाती, जैसे एक सेल दो सेल का निर्माण करती है, और इसका जो क्रोमोसोम है यानी गुणसूत्र है जो बनी न्यू सेल है, उसमें गुणसूत्र हाफ हो जाए। मान लो इसमें 46 क्रोमोसोम है और इनमें 23 क्रोमोसोम हो जाए, तो ये भी नई सेल है, लेकिन इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे? गैमिट नाम देंगे। ये किसी भी पौधों में, किसी भी जंतु में हो सकता है, किसी भी पेड़ पौधों में गैमिट बन सकता है। समझ रहे हैं ना? कोई भी जीव जंतु किसी में भी बन सकता है। तो देखिए गैमिट, अगर आप कहता है ये सेल, अब गैमिट दो है, नर और मादा। गैमिट दो तरीके से बनते हैं, एक नर होता है, एक मादा होता है। अब देखो, अब यहां पे एक बात और ध्यान से सुनना है। यहां पे बच्चा ये कहेगा कि सर अगर दो सेल बना तो हम कैसे जानेंगे इसमें नर
कौन है और मादा कौन है। देखो बेटा, एकदम इसके बिहेव से, इसके व्यवहार से पता चल जाएगा कि कौन सा नर है कौन सा मादा है। जब ये पास पास आएंगे मुस्कुराते हुए अगली दुनिया बसाने के लिए एक दूसरे के पास आएंगे और जयमाला डालेंगे, जैसे ही वरमाला और जयमाला डालेंगे, तो जब ये सेल पास पास आएंगे, हैप्लॉइड सेल है, ये युग्मक है बेटा। अभी मुझे ना तुझे किसी को नहीं पता है कि ये युग्मक कौन सा नर है कौन सा मादा है। तो भाई जब ये पास पास मुस्कुराते हुए एक दूसरे के पास आएंगे और इसमें से अब इसके बिहेव से पता चल जाएगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। अगर देखो इसका ये केंद्रक है, इसका ये केंद्रक है, अगर इसका केंद्रक, इसका न्यूक्लियस इसके अंदर चला जाता है, देख लेना भाई साहब, अगर इसका केंद्रक इसके अंदर जाए या इसका केंद्रक इसके अंदर आए, ठीक है ना, ये अंदर वाली बात है, इसका केंद्रक इसके अंदर आए तो जिसका केंद्रक जाता है वो हमेशा नर होता है और जिसके अंदर जाता है वो मादा होता है। ध्यान से समझिए, क्योंकि भाई साहब जननी का काम होता है, जन्म कौन देता है, जन्म फीमेल देती है, तो इसके व्यवहार से पता चल जाता है कि नर है और कौन सा मादा है। और ये युग्मक हमेशा अलग अलग नर भाग और मादा भाग में अलग अलग बनते हैं। अब देखो जैसे इसके अंदर केंद्रक गया, ये सेल में अब n था, अब ये 2n हो गया और यही सेल, यही एक सेल, ध्यान से समझना, यही एक सेल बहुत सारी सेल का समूह बना लेगी और भ्रूण बन जाएगा, अंततः एक चाइल्ड बन जाएगा। तो हमने देखा कि गैमिट के फ्यूजन से, गैमिट के जुड़ने से भ्रूण बना और बेबी बना, तो इसे कहेंगे लैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक में कभी भी गैमिट भाग नहीं लेता है, ये हमेशा याद रखना, सभी को ये बात जरूर याद होनी चाहिए। दूसरा चैप्टर आ जाएंगे, दूसरे चैप्टर में से पुष्पों की बात करेंगे। पुष्प में लैंगिक प्रजनन होता है, एकदम बात सही है, पुष्प में लैंगिक प्रजनन होता है। इस चैप्टर को समझने के लिए प्यारे विद्यार्थियों अपने आसपास मनमोहक पुष्प को देखो। वो सिर्फ मनमोहक नहीं होते हैं, वो दुनिया बनाने वाले भी होते हैं, दुनिया बसाने वाले भी होते हैं। पेड़ पौधों से हमारा बहुत प्रेम है, हमारा जीवन से, हमारे जब से इस धरती पे प्राणी आया है तब से पेड़ पौधे का रिलेशन, दोनों का बहुत गहरा संबंध है और ये संबंध 7 जन्मों तक है। जैसे हम लोग आपस में कहते हैं ना, हम तुम्हारा 7 जन्म तक देंगे, लेकिन कोई साथ नहीं देता, अधूरे में ही भाग जाते हैं लोग छोड़ करके के। तो यहाँ पे ये साथ देने वाला है 7 जन्मों तक। जितनी बार भी आप इस धरती पे जन्म लेंगे, आपका रिलेशन, आपका जीवन मरण सब कुछ यही पौधे पर होता है। क्योंकि भाई बिन पौधे सब सूने हैं, क्योंकि भोजन वहीं से मिलता है, ऑक्सीजन वहीं से मिलता है और इसी लकड़ी के सहारा लेकर के हम लोग चलते हैं, इसी लकड़ी के सहारा लेकर के सोते हैं, इसी लकड़ी के सहारा में हम अंततः दफन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि लकड़ी जो पौधे हैं हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है, ये तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे पुष्पों के जो मनमोहक है, वो मनमोहक अकेला नहीं है, बल्कि वो जीवन बसाने वाला है। तो यहाँ पे पुष्प जो है, पुष्प की बात करेंगे, उसके भाग की बात करेंगे और पुष्प का जो भाग है उस भाग में नर और मादा जो भाग है ये अपना रोल अदा करता है और इसी के द्वारा बीज बनता है, लैंगिक जनन होता है। क्योंकि जो पुष्पी पादप है, पुष्प वाले पौधे हैं, उसमें लैंगिक जनन होता है, क्योंकि उसमें नर और मादा अलग अलग भाग में युग्मक बनता है और वो दोनों जुड़ करके एक नई दुनिया बसाते हैं, एक नया जीवन बसाते हैं, एक नई दुनिया देते हैं, एक नया जीवन देते हैं। तो देखिए, अगर हम नेचर की बात करें तो वो नेचर सभी के ऊपर एक ही नियम लागू किया है। जैसे हमारे भारत देश में अगर हम बात करें संविधान की, तो सभी के लिए, चाहे तो वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे तो वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो,
एक समानता है, किसी भी धर्म और जाति के लोगों में एक ही समानता है। इसलिए हमारा भारत बहुत महान है। हमारे भारत बहुत महान होने का कारण संविधान है। काश हमारा संविधान ना होता, इतना बेस्ट संविधान नहीं होता तो अराजकता जैसे अनेक देशों में फैल जाती है, यहाँ भी फैल जाती। लेकिन वो एक ही रूल अपनाता है, जैसे नेचर एक रूल अपनाता है। ईश्वर ने कहा कि भाई न तू मेरा है न मैं तेरा है, ठीक है, ये सब मेरा है। ये गीता में भी कहा गया कि ये सब मेरा है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा सब मैं व्याप्त हूँ, सब मेरा है, जिसको मैं चाहूँ हे दुर्योधन, जिसको चाहूँ उसको उजाड़ फेंक सकता हूँ, जिसको ये तनिक एक तुच्छ है, तुच्छ मात्र एक जीवन है, तुच्छ मात्र एक जीवन है, सब मेरा है। तो ईश्वर नेचर सबके लिए एक रूल अपनाता है। कैसे रूल अपनाता है? ये एक नया पौधे बनते हैं, मैच्योर होते हैं, अपनी दुनिया बसाते हैं, अपनी दुनिया में रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, और प्रजनन करके संतति देते हैं और अलविदा हो जाते हैं। सेम यही रूल पूरे जीवों पर लागू होता है। सब यही करते हैं, सब यही समझते हैं, सब यही करते हैं, और ईश्वर यही चाहता है, सभी जीवों पर यही चाहता है कि वो आए, अपनी दुनिया बसाए, अपनी संतान छोड़े और चला जाए। क्योंकि रिप्रोडक्शन जनन एक ऐसा प्रोसेस है जो संतति या प्रजातियों को सतत पृथ्वी पर बनाए रखता है। आप अगर सोचें, यदि आप सोचें कि अगर मनुष्य की संतानें ना हो तो ज्यादा से ज्यादा 100 सालों में, 150 सालों में इस धरती पर से मानव विलीन हो जाएगा, एकदम विलुप्त हो जाएगा। तो जो जनन है, जो रिप्रोडक्शन है, वो ऐसा प्रोसेस है जो अलग अलग जातियों को धरती पर बनाए रखती है। जिसमें जनन की क्षमता खो जाती है वो इस धरती से विलीन हो जाता है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेटा पुष्प। आवृतबीजी का एक आकर्षक अंग है। जैसे पुष्प पे बहुत सारे गाना बना है, बहुत सारे आकर्षण है, जैसे हमने कहा मनमोहक है। पुष्प का मानव से बहुत लगाव हुआ करता है, आज भी लगाव है। पुष्प पे बहुत सारी कविताएं लिखी गई है। मानव के बीच का रिलेशन जो पुष्प पर है, बहुत सारे सॉन्ग है, गीत है, संगीत है, कविताएं हैं, आप देख सकते हैं। तो याद देखिए, आवृतबीजी एक आकर्षण, पुष्प एक आकर्षण है। इंसान उसी पुष्प को लेता है, जयमाल डालता है, उसी पुष्प को लेकर देवी देवताओं में डालता है, उसी पुष्प को लेकर भूत प्रेत में डाल देता है, उसी पुष्प को लेकर के शमशान चला जाता है। तो पुष्प का मनुष्य से बहुत बड़ा लगाव है ना। रोज डे होता है, कौन कौन सा डे होता है, दौड़ करके दे आते हैं अपने अपने को, अपने अपने समझते ना, अपने अपने को दे आते हैं। पुष्प का यही आकर्षण है, सोचता है कि पुष्प के द्वारा आकर्षित हो जाए भैया, यही सोच लेते हैं बच्चे लोग। चलो अगला देखिए। तो पुष्प के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी बात, निषेचन पूर्व संरचना और घटना। निषेचन से पहले फर्टिलाइजेशन क्या है? जब दो गैमीटों का मिलन होता है, दो युग्मक का मिलन होता है, तो उस दशा को निषेचन कहते हैं। निषेचन से पहले पुष्प कैसे बना, उसमें कौन कौन से पार्ट आए, गैमिट कैसे बना, युग्मक कैसे बना, नर युग्मक कैसे बने, मादा कैसे बने, ये सारी इनकी प्रेम कहानी यहाँ पे समझना होगा। इनकी प्रेम कहानी की यही शुरुआत होती है। फिर जब प्रेम कहानी अंततः चरम पे आ जाती है तो निषेचन हो जाता है। और निषेचन देखो, पौधों में एक सबसे बड़ी क्वालिटी, आवृतबीजी पौधे में दोहरा निषेचन होता है। और दोहरा जो निषेचन है, इस जो दोहरा निषेचन ये कुछ सभी से अलग करता है। 2 बार निषेचन होता है और उसमें कुछ भ्रूण और कुछ भ्रूणपोष बनते हैं।
दो चीज यहाँ पे समझना होगा, दोहरा निषेचन। अंततः जब प्रेम कहानी इनकी उभर करके सामने आ गई तो निषेचन हो गया, और निषेचन के बाद तो आप लोग जानते हैं भैया, निषेचन जब प्रेम कहानी का चरम हो गया तो प्रोडक्ट तो बनना जरूरी है। निषेचन के बाद क्या होता है, बीज और फल का निर्माण होने लगता है। जो बोए हो वही तो काटोगे, जो पकाए हो वही तो खाओगे। तो जैसे जिनकी प्रेम कहानी है अंततः वो रिजल्ट पर आती है। तो यहाँ पे जो पौधों की, जो पुष्प की प्रेम कहानी है, इनकी प्रेम कहानी तो बहुत सच्ची है, इसीलिए ये फल और बीज दे करके अंततः इस दुनिया से चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? पुष्प चले जाते हैं दोस्त, कभी ये सतत चलते रहते हैं। लेकिन पुष्प क्या होता है, क्योंकि कहते हैं निषेचन के बाद पुष्प में क्या परिवर्तन होता है, बहुत परिवर्तन होता है। वो मुरझुरा जाते हैं, पंखुड़ियाँ टूट टूट करके खत्म हो जाती है और अंततः एक प्रोडक्ट देता है। जो प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में हमें मिलता है वो फल और बीज मिलता है। फिर कहता है असंग जनन क्या है, बहुभ्रूणता क्या है, अनिषेक फलन क्या है। ये छोटे छोटे टर्म है जो इनकी प्रेम कहानियों की कुछ ऐसी कहानी थी जो अधूरी सी बच जाती है, वो यहाँ पर आ जाती है। कुछ ऐसी इनकी कहानियां चलती रहती है और कहानियों की जो प्रेम कहानी अंततः बन जाती है, वहां पर रिजल्ट है बहुभ्रूणता। ऐसे फल जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, ऐसे फल जिसमें एक ही बीज होता है, तो ये कुछ प्रेम कहानी। बहुभ्रूणता मतलब ऐसे फल जैसे संतरा, उसमें बहुत सारे बीज है भाई, तो इसे बहुभ्रूणता बोलते हैं। असंग जनन, कुछ ऐसे भी प्रेम कहानी होती जो बिना निषेचन का भी एक नया प्रोडक्ट देता है, एक नए संतति बना लेता है। तो ऐसे इनकी प्रेम कहानियों को कुछ लास्ट में आएंगे, हम लोग देखेंगे। दूसरा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आएगा जनन और स्वास्थ्य। 3 चैप्टर है मानव जनन। मानव जनन में हम लोग ये पढ़ेंगे, मानव जनन पहले बता देता हूं। मानव जनन में मेल और फीमेल में जो गैमिट का बनना है वही हम लोग पढ़ेंगे, और बेबी का निर्माण पढ़ेंगे। मानव जनन में दोस्त हम लोग उन अंगों को पढ़ेंगे जो गोनैड्स होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी गोनैड्स नहीं जानते होंगे। गोनैड्स मतलब ऐसा शरीर का अंग, मेरा नाक भी है, आंख भी है, हाथ भी है, लिप्स, लंग्स है, हृदय है, सब तो अंग है ना। लेकिन मानव दो है, मानव द्विरूपी है, एक स्त्री है एक पुरुष। तो मानव द्विरूपी है, स्त्री पुरुष, और उसमें कुछ ऐसे अंग हैं जिनमें गैमिट बनता है। तो ऐसे अंग स्त्री और पुरुष के जिनमें युग्मक बनता हो उससे जनन या गोनैड्स कहते हैं। समझ रहे हो ना भाई साहब, गोनैड्स कहते हैं। अब वो इस चैप्टर में मानव जनन में हम लोग गोनैड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्त्री और पुरुष में उनके गोनैड्स में गोनैड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसमें क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ओवम बनता है, कैसे बनता है, कैसे फ्यूज होता है, कैसे निषेचन होता है, और कैसे माँ के गर्भ में एक बेबी बन जाता है, 9 से 9.5 महीने में परिपक्व होकर के वो जन्म दे देता है। तो ये सारी कहानी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और मनुष्य के बारे में मानव जनन में और कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। और सारे अंगों को विस्तार नहीं करना, हमें गोनैड्स के बारे में ही पढ़ना है, और कैसे गोनैड्स में युग्मक बनते हैं, कैसे फ्यूज होते हैं, कैसे एक नया जीवन बनाता है। अगला नंबर जनन स्वास्थ्य। सारी कहानियां को देखते हुए जनन स्वास्थ्य चैप्टर आ गया कि भाई साहब ये जनन उनन, जन्म लेने में, बच्चे को जन्म दिलाने में आजकल बड़ी परेशानियां हैं। परेशानियां क्या है कि बच्चा शिशु कभी कभी गर्भपात हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों से डेड हो जाता है, कभी माता बीमारियों से डेड हो जाती है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए जनन स्वास्थ्य पर यहाँ पे परिचर्चा किया गया कि देखिए भाई साहब, अगर एक बालक क्या होता है, किसी भी राष्ट्र का भविष्य होता है, कोई एक राष्ट्र होता है, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि हम भारत के लोग, संविधान में कहा गया संविधान या भारत किसी एक विशेष आदमी से नहीं है, भारत एक आदमी से मिलकर के बना है। अगर हम 1 रुपए का माचिस खरीदते हैं तो भारत के योगदान में जीडीपी पे मैंने कुछ पैसा टैक्स के रूप में दिया। अगर मैं एक केला खरीदता हूं, अगर मैं एक माचिस खरीदता हूं, अगर मैं 1 लीटर दूध खरीदता हूं, तो ये सभी भारत के जीडीपी में योगदान होता है। तो हम भारत के लोग, सभी लोग ऐसे
योगदान देते हैं, तो इसी तरह इसमें भी है। कुछ इनका योगदान ऐसे ही समझना है कि कैसे समझना है योगदान, कि भैया देखिए जब बहुत सारी कहानियां चली, बहुत सारी बीमारियां हैं, जनन स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां आई, तो जब जनन स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां आई तो कहा गया भारत, अगर कोई भी राष्ट्र हो, भारत नहीं कोई भी राष्ट्र हो, अगर किसी भी राष्ट्र में बालक जो है कुपोषण का शिकार होंगे, बीमारियों का शिकार होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तो वो भारत जैसे देश या किसी भी देश का वो क्या होगा, विनाश ही जाएगा। क्योंकि जो जन है उसी से भारत बनता है। अगर जन में ही बीमारियां हैं तो पूरा देश बीमार पे चला जाएगा। तो इस चैप्टर को इसीलिए रखा गया कि बच्चे को इसी समय पढ़ा दिया जाए कि जनन स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों से कैसे हम लोग बच सकते हैं भाई साहब। क्योंकि इसी उम्र में 12th क्लास, जब 10th क्लास, पता नहीं कब कौन सी कहानी स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों की प्रेम कहानी कब स्टार्ट हो गई पता ही नहीं चलता है। जब बहुत दूर तक चले जाते हैं सफर, तब वो पता चलता है। तो ये गलतियां कर बैठते हैं इसी उम्र में, 16 से 24 साल के उम्र में बच्चा ये गलतियां करता है, जनन स्वास्थ्य बीमारियों को पाल लेता है और उसका जीवन दुखमय बीतता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर पे यही बताया जाएगा कि विद्यार्थियों या आने वाले भविष्य के पीढ़ियों या आने वाले भविष्य के पीढ़ियों को बनाने वालों, सभी लोग ध्यान से सुनो, इसमें कौन कौन सी बीमारी है, कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे हम अपने देश को अच्छा बना सकते हैं, कैसे योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनसंघ क्या है, इसमें पहला नंबर आएगा जनन स्वास्थ्य समस्या और कारणित। जनन स्वास्थ्य से कौन सी समस्या है, किन किन बीमारियों से जूझना पड़ता है, कैसे कैसे बीमारियां फैलती है, स्त्री और पुरुष में कौन कौन सी बीमारी है जो ला इलाज है, जिनका कोई इलाज नहीं, और कौन से ऐसी बीमारियां हैं जिनका अविलक्षणी होता है, जिनका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो इंसान, वो स्त्री पुरुष क्या होता है, वो रोग से पीड़ित होता है, और इनके कार्यनीति कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे अपने आने वाले पीढ़ियों को बचा सकते हैं, ये है कार्यनीति। यहाँ पे ये सारी बात होगी। फिर देखिए जनसंख्या विस्फोट और नियंत्रण की बात करेगा कि भैया हम दो हमारे 2 का जो पॉलिसी है उसमें एक और बढ़ा देते हैं, हम 2 हमारे 2 नहीं, एक और कर दो, हम 2 हमारे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिसी को कंट्रोल करना है, क्योंकि भाई साहब बढ़ती हुई महंगाई को देख करके इंसान अगर सज्ज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर एक ही हम 2 हमारे 2 को पॉलिसी अगर सभी लोग लागू कर लेंगे तो एक छोटा परिवार, सुखी परिवार, छोटा परिवार, भरा पोषण परिवार, ठीक है ना। अब जलेबी तुम लाए, मार्केट से गए जलेबी लाए, अगर जिनके 10 बच्चे हैं, जनजातियों में जा करके आप देख सकते हैं, अगर उनके 10 बच्चे हैं तो अगर तुम 2 किलो जलेबी खरीदो तो कहीं जा करके वो खा पाएंगे। अगर हम 2 हमारे 2 हैं, ठीक है, तो तुम जलेबी जो है 100 ग्राम लोगे तो वो खाएंगे भी नहीं, रखा रह जाएगा। बहुत बड़ा फायदा है। तो यहाँ पे कहा गया कि जनसंख्या अगर बढ़ जाती है तो कहाँ कहाँ मार पड़ती है, किन किन चीज़ों में मार पड़ती है। पहले तो शिक्षा पे मार पड़ती है, क्योंकि भाई पैसा नहीं है तो कैसे लोग पढ़ाएंगे, कैसे अच्छे कॉलेजों में पढ़ाएंगे, कैसे उनको शिक्षा मिलेगी जब वो बहुत समय बर्बाद हो जाता है। कुछ ऐसे भी बच्चे, ऐसे भी समाज में विद्यार्थी हैं जो शुरुआत जब अपनी उम्र या अपना समय खराब हो जाता है तब शुरुआत करते हैं। देखिए सीखने और पढ़ने की तो उम्र नहीं होती है, ये सही बात है। सीखने पढ़ने की उम्र, पूरे उम्र पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, परंतु समय से सीखा गया ज्ञान बहुत ही अच्छा होता है। का बरसे जब कृषि सुखाने, तब बारिश का कोई मतलब नहीं होता है। जब कृषि ही सूख जाए तो क्या मतलब है। तो समय से अगर छोटा परिवार होगा तो गार्जियन का ये कर्तव्य होगा कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है। अगर जिसके 5, 6, 10 बच्चे हैं, 1-2 स्कूल चला गया, 1-2 ऐसे बैठे, उसको गिनती भूल जाता है कि कौन वाला गया है, कौन वाला नहीं गया। क्यों गिनती क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि
उनको ये भी नहीं पता होता है कि कौन सा गया, क्योंकि वो काम में व्यस्त रहता है, कमाने में व्यस्त रहता है, अपने परिवार का भरण पोषण में व्यस्त रहता है। तो छोटा परिवार सुखी परिवार। और इसके नियंत्रण का उपाय क्या होना चाहिए, तो नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी नियंत्रण में मैं मानता हूं शिक्षा जरूरी है, क्योंकि भाई साहब अगर जो शिक्षित है वो सारे कार्य को संपन्न कर लेगा, जो अशिक्षित है जितनी बात उसको बता दिया जाएगा वो उतने पे ही ठप हो जाएगा, लेकिन जो शिक्षित है वो अलग अलग तरीकों से नियंत्रण कर सकता है। दूसरी बात, संघभरता और चिकित्सा समापन। संघभरता क्या होता है? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या होता है? प्रेगनेंसी कैसे होती है? और चिकित्सा समापन क्या होता है? तो भाई यहाँ पे देखिए शिक्षा की सबसे बड़ी बात होती है कि भैया अगर हम किसी भ्रूण को या कोई बच्चा ऐसे है जो माँ के गर्भ में पल रहा है, वो आनुवांशिक बीमारियों से जूझ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे टर्मिनेट करा सकते हैं, जिसे हम लोग एक बोले तो भ्रूण हत्या ही है। लेकिन ये वैध है, किस आधार पर वैध है? भ्रूण हत्या, ऐसे हॉस्पिटल में जाओगे ना सीधा लिखा रहेगा कि भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या करता है कोई भी। आज भी देखिए हमारा समाज वैदिक काल, अगर बात करूं, हड़प्पा की बात करूं, मैं अपने भारत की बात करता हूं, मोहनजोदाड़ो की बात करता हूं, तो हमारा भारत मातृ सत्तात्मक समाज था। ये बात सत्य है, कड़वा सत्य है, मातृ सत्तात्मक था। आज भी मातृ सत्तात्मक समाज है, ऐसा नहीं है, आज भी है। अरे भैया नहीं होता ना मातृ सत्तात्मक समाज तो कोई भी लोग कोई भी नवरात्रि नहीं मनाता, माता रानियों की कोई पूजा नहीं करता। तो मातृ सत्तात्मक आज है, लेकिन पुरुष प्रधान देश बना दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे देखो तो कहा गया कि इसमें भ्रूण हत्या होती है, उस भ्रूण हत्या को रोकना है। कैसे रोकना है? किन रूप में कानूनी अपराध है, किन दशा में कानूनी अपराध नहीं है, ये सारी जानकारी यहाँ पे आएगी। यौन संचारित रोग, यौन संबंध से पुरुष और स्त्रियों में कौन कौन सा रोग फैल जाता है, कौन कौन सा रोग नहीं फैलता है, ये सारी बात आएगी। बाध्यता मतलब नपुंसक, जो नपुंसक होते हैं उनके बच्चे नहीं होते, तो वो नपुंसक कैसे होते हैं, किन कारणों से हो जाते हैं, ये सारी कहानी यहाँ पे पढ़ेंगे। और नपुंसक जो होते हैं, जो बाध्यता होते हैं, जिनके बांझ बोलते हैं, जो स्त्री की संतान नहीं होते बांझ बोलते हैं, तो बांझ की कैसे संतान हो सकते हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम है, यहाँ पे हम लोग ये सारी बात पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म आए तो चैप्टर नंबर 5, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। भाई साहब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंस है कि जितना इंपॉर्टेंस आप के लिए भोजन नहीं है। भोजन कम खाओ, भोजन 2 रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाओ। तो ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चा भ्रमित हो जाता है। मैं इसको इतना बेहतरीन से बताऊंगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा इस सब जीन उनका मैटर वो समझ ही नहीं पाता कि सर कहां से क्या हो जाता है। ये सारा चैप्टर आपको समझना है। वंशागति माने ऐसे कुछ लक्षण जो हमारे वंशों में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वंशागति। बहुत सिंपल है भाई साहब, वंशागति, गति माने जाना, वंश अपने वंशों में चले जाना। विविधता मतलब जो हमारे वंशों में अलग भी हो जाते, वो क्यों हो जाते? जैसे एक ही माता पिता के कई संतान है, एक ही माता पिता के कई संतान है, तो कुछ संतान माता पिता से मिलते रहते हैं और कुछ लक्षण नहीं मिलते हैं। जैसे ये बात तो सत्य है कि माता पिता के लक्षण हम में है ना, अनुवांशिक लक्षण है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमारा खुद का है। तो वो क्यों है, वो कैसे हो जाता है, ये सारी कहानी यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेंडल साहब, बहुत उनका आभार व्यक्त करो मेंडल दादा का, क्योंकि ये मेंडल परदादा ऐसी बात बता के चले गए जो अनुवांशिकी पर, जेनेटिक्स पर एल्यूशन हुआ, और इन्हीं परदादा का देन है जिन्होंने सारी बात बताई थी
कि भाई साहब कुछ लक्षण ऐसे जाते हैं, कुछ लक्षण ऐसे जाते हैं, और तब यहाँ पे अनुवांशिक पर बहुत तेजी से एवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, और वो विकास आज इस चरम तक पहुँच गया कि हाइब्रिड जो हम लोग खाते पीते हैं, जो हम लोग हर एक मौसम में आम खा लेते हैं, वो सब इन्हीं का देन है, संकर बीज का इन्हीं का देन है, अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक पैदावार इन्हीं का सब देन है। मेंडल साहब का शुक्रगुजार रहना चाहिए, ये परदादा है, पूजनीय है। फिर आगे चलते हैं, एक जीन की वंशागति, 2 जीन की वंशागति, ये जीन की सारी कहानी यहाँ पे आएगी। लिंग निर्धारण, मनुष्य में कैसे लड़का और लड़की का जन्म कैसे होता है, किन कंडीशन से होता है, कैसे हो सकता है, ये सारी कहानी यहाँ पे। अनुवांशिक विकार, माता पिता में कोई बीमारी है तो कैसे बच्चों में चली जाती है, माता पिता में कौन कौन सी बीमारी कैसे हो जाती है, ये सारी कहानी। जैसे किसी को अनुवांशिक बीमारी, कोई माता पिता में बीमारी आई तो क्यों आई, आखिर क्यों आई वो बीमारी, क्यों आई, कैसे आई, कौन लाया। पहले अब कहोगे परदादा में थे, परदादा के परदादा परदादा, अरे परदादा परदादा चले जाओगे तो कहीं तो बीमारी कहीं से आई होगी, तो कैसे आई, कहां से उठी, कहां तक गई, ये सारी कहानी हम लोग अनुवांशिक में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6, वंशागति के आणविक आधार। वंशागति मतलब ऐसे लक्षण जो वंशों में जाते हैं, उनका आणविक आधार, उनका आणविक आधार क्या है, तो कहता भाई साहब इनका आणविक आधार डीएनए है, भाई साहब डीएनए वही ले जाता है, वही बहुत दुष्ट है, वही नारद है, सारी कहानी को लेकर के पहुंच जाता है। जो इंपॉर्टेंस है डीएनए, कहता है यही सारी कहानी को वंशों में ले जाने का काम करता है, और बहुत बेहतरीन से करता है, कभी छोड़ता नहीं है। ये बात याद रखना, कोई गलती को, ये सारी गलतियों को पकड़ता है कि चल भाई अगर तू ज्यादा इधर उधर करेगा ना तो मैं सीधे तुम्हारे आने वाले संतान को बता दूंगा, तू आज जो कुकर्म करा है या कर्म किया है या कोई भी अच्छा कार्य किया है, तो मैं कुछ छोड़ने वाला हूं नहीं, और उसको ले जा करके तुम्हारे अगली संतान में ढकेल दूंगा कि देखो ले भैया तुम्हारे मम्मी पापा ये किए थे। तो ये क्या करता है, डीएनए क्या करता है, मम्मी पापा की सारी प्रेम कहानियां जो उनसे घटित हुई है, वो सारी प्रेम कहानी ले जा करके उनके संतानों में छोड़ देता है, तनिक भी चूकता नहीं है। कौन, डीएनए। तो डीएनए क्यों ले जाता है, कैसे ले जाता है, किस कंडीशन से ले जाता है, किसको किसको ले जाता है, किसको किसको नहीं ले जाता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले डीएनए की कहानी है। डीएनए की कहानी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो कुछ अच्छा काम करता है, कुछ बुरा काम करता है, क्योंकि हर एक कार्य अच्छा नहीं होता, हर एक कार्य खराब नहीं होता, बस नजरिया की बात होती है। बस मैं आप सभी विद्यार्थी से यही कहना चाहूंगा कि देखिए हम एक इंसान पूरी दुनिया को खुश तो नहीं कर सकते, हमसे पूरी दुनिया खुश तो नहीं हो सकता, ये बात सत्य है, लेकिन हमारे बस में ये जरूर है कि हम पूरी दुनिया को क्या कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया को खुश कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन हमसे कोई न दुखी हो ये जरूरी है। हम खुश नहीं कर सकते पूरी दुनिया की सब, लेकिन हमसे कोई न दुखी हो हमारे बस में है ना भाई साहब। अगर आप किसी से कुछ बोल देंगे तो दुखी हो जाएगा। एक छोटा बच्चा है, तब से खुश है नहीं खुश है उसके मन की बात है, गुस्सा हो रहा, क्रोधित कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन जाकर 2 थप्पड़ मार दिए उसको तो गुस्सा तो करेगा ना, क्या करेगी वो तुम जानते हो। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे, और डीएनए की स्ट्रक्चर, फिर अनुवांशिकी क्या है, आरएनए, प्रकृति, ये सारी कहानी ये ऐसे लेकर के आगे बढ़ेगा। इसी में हम लोग मानव जीनोम और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारी बात, जीन अभिव्यक्ति, कौन सा जीन समय समय पर आ जाता है, कौन सा विलुप्त हो जाता है, ये सारी कहानी यहाँ पे पढ़ने वाले। चैप्टर नंबर 7 है विकास, मानव इवोल्यूशन। भैया मनुष्य कहाँ से आया, सारी कहानियां यहीं पे आके समाप्त होती है, और कुछ यहाँ पे सिद्धांत, कुछ थ्योरी दिया गया है कि मनुष्य कहाँ से अटका। तो देखिए अलग अलग भाई साहब, अलग अलग धर्म ग्रंथ में अलग अलग
कहानी है, लेकिन साइंस एक तरफ कहता है मेरी कहानी अलग है। तो सबकी कहानियों को यहाँ पे समझना है। देखो कहता है धर्म ग्रंथ के अनुसार तुम देखोगे तो मनुष्य कहाँ से आया, तो बताया देखो भाई कुरान में कहा गया आदम और इवेन आए थे, आदम आए थे उन्हीं से पूरी संतान बन गई थी। अगर मैं पुराणों की बात करता, पुराणों में कहा गया भैया ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग अलग जो है शरीर के अंगों से अलग अलग बन गए, ठीक है। अगर तुम बाइबल की बात करो, बाइबल की बात करते तो उसमें कहते भाई गॉड आए थे 6 डे में, मात्र 6 दिनों में पूरी दुनिया बसा करके चले गए। भाई मैं किसकी बात मानूं? साइंस कहता है चलो भाई देखता हूं, ठीक है साइंस वहीं से निकला है, लेकिन साइंस वहीं से निकला, लेकिन कहते देखते हैं भाई प्रूफ, मुझे प्रमाण चाहिए ना। अब मैं कह दूं कि सपनों में मेरे जो है कल जो है श्री कृष्ण भगवान आए थे और कह रहे थे कि चलो तुम जो है मथुरा चले चलो, ठीक है। तो मैं कैसे मान लूँ कि क्या प्रूफ क्या है, कैसे आए थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, कैसे होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, ठीक है। होगा सुपर नेचर तो है, ये बात तो सत्य है। सुपर नेचर कोई एक ईश्वर है जो पूरी दुनिया को चलाने में सक्षम है, और वो कौन देखा कौन नहीं देखा आई डोंट नो। चलिए यहाँ आप देखिए इस सारी कहानी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ पे सिद्धांत की बात करेंगे कि भैया ये सिद्धांत क्या है, कौन कौन से सिद्धांत है जो मानव को यहाँ पे जीवन बनाने को, यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी होने के, विविधता होने का क्या चांस है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारी कहानी बेटा, जीवन की उत्पत्ति, जीवन कैसे बना कैसे नहीं बना, ये बहुत मतलब इसमें सिद्धांत ऐसे हैं कि तुम सोचते रह जाओगे जीवन कैसे बना, तो ये फिर पीछे चलेंगे, अरे भैया ब्रह्मांड फिर कैसे बना, फिर कहते पृथ्वी कैसे बनी, तब तो जीवन बनेगा। कहता है क्यों? क्योंकि अलग अलग ग्रह में तो जीवन नहीं है। पृथ्वी कौन बहुत मतलब दुलारी थी, पृथ्वी बहुत दुलारी थी जिसमें जीवन बन गया, और सब क्या कचरा है उसमें क्यों नहीं बना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जीवन कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, कैसे अनुकूल आया। इसमें सबसे बड़े जीवन की उत्पत्ति में एआई-ओपाइडिन सिद्धांत रखा गया, और स्टैनले मिलर ने इस पे प्रूव किया था। यहाँ पे प्रमाण दिए थे स्टैनले मिलर, चिंगारी विमुक्ति प्रमाण, कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। उन्होंने कहा कि जीवन ऐसे बना होगा, इन परिस्थितियों में बना होगा। भाई उठे नहीं अपना सिद्धांत देके चले गए, वही सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको प्रयोग करना हो कर सकते हैं। नो जीवन के स्वरूप का विकास और सिद्धांत, इसमें देखिए जीवन के विकास का सिद्धांत बताया गया कि जीवन कैसे आया, किन स्वरूप में आया, उनका विकास कैसे हुआ। हम लोग पहले मछली हुआ करते थे, फिर बंदर हुआ करते थे, फिर चूहा हुआ करते थे, छछूंदर हुआ करते थे, गिलहरी हुआ, मतलब कैसे विकास हुआ, मनुष्य कैसे आया, ये सारी बात। विकास के प्रमाण क्या है? कहता है अगर विकास हुआ, मैं बंदर से मनुष्य बना। एक बच्चा मुझसे एक बार पूछ लिया था इसी तरह मजाक मजाक में क्या पूछा उसने कहा कि सर एक बात बता दो जरा मुझे। कहता कि सर सब लोग कहते हैं बंदर से हम लोग आए, है ना। जैसे कहते बंदर हमारे मामा है, तो मामा मतलब हम लोग कहाँ से आए, भाई मामा मतलब समझते ना, मामा मतलब 2 माँ के बराबर। माँ हमारी कहाँ से आई? मामा यहाँ से, तो मामा यहाँ से आई तो हम लोग आए। इनकी कहानी कुछ ऐसे रहती है। एक बच्चे ने मजाक में पूछा कि सर ये बता दो मुझे कि बंदर से मनुष्य आया, तो क्या जो आज की दुनिया के बंदर हैं उनसे क्या मनुष्य नहीं बन सकता? मैंने कहा भाई साहब थोड़ा ठहरो, जब बंदर से मनुष्य बना तो ऐसे नहीं कि बंदर है उसका बाल वाल काट दो, नाक को बना दो, कह दो चल भैया बंदर नाच दे तो अब मनुष्य बन गया। अरे इसमें बहुत समय लगता है, इल्यूशन, विकास तुम्हें दिखेगा नहीं, बहुत स्लोली होता है। लाखों करोड़ों साल लग गए इल्यूशन होने में, एक सेल को मॉडिफाइड होने में, चेंज होने में, पर्यावरण के अनुकूल होने में लाखों साल लग जाते हैं। तब तो एक तो बहुत बड़ा पहाड़ जैसे मनुष्य है। और फिर सुने, मैंने इसको बताया कि बेटा सुन, तो उस समय की परिस्थिति, उस समय का क्लाइमेट, उस समय का वातावरण अलग हुआ करता था। आज का तुम्हारा वातावरण टकला मकान जैसे होने वाला है। सर कैसे टकला मकान कैसे?
अरे बेटा मैंने कहा सुन, इतना ज्यादा रेडिएशन, इतना ज्यादा केमिकल, इतना पिज्जा, इतना बर्गर खाते हो ना, तो सबके पास बाल झड़ने के लिए दवा रखी जाएगी कुछ ही सालों में। 10 सालों में देखना घर घर में बच्चा ड्रॉप पिएगा, बाल रुकने वाला, सफा चटकला मकान बन जाएगा। ये क्या है? ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण चेंज हो रहा है। और इसमें देखिए कहा गया, मैं कई बार बताया कि देख ना मेरे बस में है ना तेरे बस में, ये किसके बस में? ये खुदा के बस में। ये ऊपर सुपर पावर नेचर है, अल्लाह गॉड भगवान के बस में है, ना तेरे बस में ना मेरे बस में। हाँ, तू जो कर्म करेगा वो थोड़ा सा परिणाम जल्दी आ जाएगा। मनुष्य के कारण ही क्लाइमेट चेंज हुआ है, मनुष्य के कारण। देखिए क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण चेंज होने का 2 कारण भगवान खुद करता है, अल्लाह गॉड भगवान ईश्वर नेचर खुद करता है। वो जब चाहता है तो जहां मार देता है, भड़ाक से विस्फोट कर देता है, कौन सा ज्वालामुखी उद्गार करवा देता है। जब वो चाहता है तो तब पृथ्वी के प्लेटों को टकरा करके अलग अलग डेजर्ट, जंगल, मरुस्थल बना देता है। तो वो चेंज करता है, वो अपने हिसाब से चेंज करेगा। ज्यादा गुस्सा लग जाएगा, इतना तेजी से बारिश कर देगा, सब डब्बा उब्बा की तरह बहने लगेंगे, वो बैलेंस कर लेगा। वो हमारे आपके बस में बात नहीं है, वो हमारे आपके बस की बात नहीं बैलेंस करने का, वो कर लेगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रोल मनुष्य भी निभाया है। उसको एसी में रहना है, एसी में रहना है। एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। आप चले जाइए 70% से 80%, यदि जिसके घर में एसी लगी हो, 80% लोग नहीं बता पाएंगे कि एसी से क्या हानि होती है। एसी कौन लगवाता है? एसी वही लगवाता है जिसके पास पैसा हो, और उनको भी नहीं पता है कि एसी से, फ्रिज से जो गैस निकलती है वो हमारे लिए कितना घातक है, वो कैंसर बनने का क्या कारण है। सब यही कारण है। तो क्लाइमेट चेंज होने का कारण ये है। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो अब बंदर से दूसरा हो सकता है, एवोल्यूशन होगा, बंदर से दूसरी प्रजाति बन सकती है, लेकिन सोचो बंदर से मनुष्य बन जाए फिर से, तो ये संभव नहीं है, कभी नहीं है। आगे चलो, कहता अनुकूल विकिरण, रेडिएशन की बात किया, कैसे अनुकूल आया, कैसे जीव बने, कैसे अंतर हुआ, जैव विकास, जीवों में कैसे विकास हुआ, विकास की क्रिया विधि, विकास की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैसे विकास हुआ, कैसे नहीं हुआ, किस किन कारणों से, बहुत सारी यहाँ पे कहानी आएगी। हार्डिन वेनबर्ग का सिद्धांत, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया था विकास पर, ठीक है। विकास के संक्षिप्त विवरण और मानव का विकास, मानव कहाँ से आया, कौन कौन से मानव हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, कैसे कैसे दुनिया के आए मनुष्य, इनका कंकाल कितने लाखों साल पहले मिला, ये सारी कहानी यहाँ पे आएंगे, हम लोग बताएंगे। प्रसारण का इतिहास की बात करेंगे, इतिहास खंगालेंगे, मनुष्य का कंकाल कब मिला। मनुष्य आज से धार्मिक नहीं है, मनुष्य आज टोना टम्मार नहीं जानता है। मनुष्य बहुत साल, करोड़ों साल पहले से टोना टम्मार करता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो मनुष्य के साथ दफन थे, साक्ष्य के रूप में, बहुत सारे औजार, फूल, माला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मनुष्य आज से कई हजार साल पहले से ये सारे टोना टम्मार और जो भी है देवी देवताओं का मतलब ये उसकी जानकारियां इकट्ठा किया था। आज तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, उस समय से है। तो इसकी पूरी कहानी हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर आएगा मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मनुष्य स्वस्थ कैसे हो सकता है, उसमें डिजीज क्या हो सकते हैं, कौन कौन से बीमारियां आती है, कैसे होती है बीमारियां, कैसे उससे निजात पाना है, कौन कौन से दवा है, ये चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किन किन से बीमारियां होती, कैसे बीमारियां होती है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो इसमें हम लोग बीमारियों के बारे में बेटा पढ़ेंगे, कौन कौन सी बीमारियां मानव में, कौन से समान रोग, प्रतिरक्षा, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड एल्कोहल। प्रतिरक्षा क्या है, हम बीमारियों से कैसे लड़ते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है
दुनिया की कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है जो डायरेक्ट किसी वायरस बैक्टीरिया से जाकर के फाइटिंग कर ले। हमारी इम्यूनिटी खुद जाकर के लड़ती है और उसको किल करती है। तो दवा खाते हैं, वास्तव में हमारी बॉडी खुद लड़ती है उससे, यानी हमारी प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या है, इस सारी बात कहानी। एड्स क्या है, एक रोग है जो HIV वायरस से होता है। कैंसर क्या, मैंने अभी बताया था कैंसर कैसे हो सकता है, कैंसर की बात पढ़े। ड्रग्स एंड एल्कोहल का प्रयोग, ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स क्या है, तो जैसे भाई साहब जैसे तुम भांग वोंग पीते हो ना, तो भांग वोंग जो होता है ना, अफीम का पौधा जो होता है, ये सब ड्रग्स में आता है। भांग वोंग जो खाते होते हैं ना भैया, वो सब ड्रग्स है एकदम। अल्कोहल का कुप्रयोग, अल्कोहल का अधिक प्रयोग करने से क्या होता है, कौन सा हानिकारक होता है। अध्ययन अब खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। देखिए भाई साहब कहता है जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो भैया अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे खाद्य उत्पादन की कैसे हम लोग वृद्धि कर सकते हैं। मेंडल साहब ने पहले बताया था वंशागति के बारे में, तो कुछ उसका हाइब्रिड लेंगे। खाद्य उत्पादन अधिक से अधिक पैदावार हो तो कैसे पैदावार होगी, कैसे हम लोग खाद्य उत्पादन का पैदावार करेंगे, अधिक प्रोडक्ट बनवाएंगे जिससे सभी लोगों का जीवन अच्छे से बीत सके, क्योंकि स्टार्वेशन भूखमरी का शिकार ना हो पाए। तो इसके लिए पशुपालन, हस्बेंड्री, पशुपालन वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ये सारी कहानी पढ़ेंगे, क्यों इसको पालते, कितना ये GDP में योगदान देता है, कितना ये भोजन में योगदान देते हैं, कितना हम लोग इसे मछली पालन, ठीक है ना, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, गाय, भैंस, बकरी, ऊंटनी, ठीक है ना, ये सब भेड़ बैल इसमें आएंगे। ठीक है, पादप प्रजनन, पादप प्रजनन में हम लोग देखेंगे कि पौधे को कितना हम लोग अधिक से अधिक पैदावार कर सकते हैं, इसका प्रजनन करा कर अच्छे से नस्ल का जो हाइब्रिड बनता है। भाई सब यहीं पे बात होगी सारी बात। और ये पौधे कहाँ से आए थे, जंगली पौधे हुआ करते थे, इसी में मेंटेन करके हम लोग बना लिए। तुम क्या समझते हो, गेहूं देखिए ना, गेहूं में जई होती, भाई साहब गेहूं में जई होती, जई एक जंगली पौधा हुआ करता था, गेहूं उसी की प्रजाति है, जई की ही प्रजाति है। तो पहले जो पेड़ पौधे हुआ करते थे वो जंगली हुआ करते थे और उसी को हम लोग उसमें चेंज कर करके अपने मतलब अपने कंट्रोल में करके उनको जीनों को कंट्रोल करने में अधिक से अधिक पैदावार करने लगे। ये सब बायोटेक्नोलॉजी कमाल होगा आगे। एकल जीव कोशिका और ऊतक संवर्धन, ये सब इसी में हम लोग सिर्फ खाद्य की अधिक से अधिक पैदावार करने के लिए प्रोडक्ट करने के लिए करेंगे। अध्याय 10 आएगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य के कल्याण में, मनुष्य के जीवन में सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया वगैरह क्या लाभ होते हैं। बैक्टीरिया हानिकारक है तो लाभदायक भी है। यहाँ पे सारी कहानी पढ़ेंगे कि घरेलू उत्पादन, जैसे भैया घरेलू उत्पादन मतलब जैसे दूध से दही बनाना, पनीर बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हम लोग सूक्ष्म जीव का ही उपयोग करेंगे। भाई दूध से दही तभी बन सकता है जब सूक्ष्म जीव, तुम दूध से हमेशा बैक्टीरिया को निकाल दो, कभी भी दही नहीं बन सकता, पनीर नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बनेगा। तो ये भी अपने जीवन में कुछ रोल अदा करते हैं सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया वगैरह, ईस्ट वगैरह। औद्योगिक उत्पादन में जैसे सिरका है, एल्कोहल, ये सारी कहानी यहाँ पे पढ़े। वाहित मल उपचार में, वाहित मल मतलब जो शहरों से गंदा पानी नदियों में जाता है, प्रदूषित करता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन से ईस्ट होते हैं उसके द्वारा। बायोगैस, बायोगैस मतलब भैया जो गोबर गैस, सीधी सी बात करो गोबर गैस की, बायोगैस मतलब गोबर गैस। गोबर गैस कैसे बनाया जाता है, किन बैक्टीरिया किन ईस्ट के द्वारा, ये सारी कहानी पर। जैव नियंत्रण कारक के रूप में, जैव नियंत्रण जो हम लोग कृषि में खाद डालते हैं ना, तो खाद को कम करके हम सूक्ष्म जीव का प्रयोग करें जिससे कि हमारे जीवन में कम से कम बीमारियां हो, क्योंकि खाद का कमाल बवाल, खाद का कमाल तो बवाल किसमें, अरे रोग में भाई, डिजीज में। फिर देखिए जैव उर्वरक के रूप में, ये सारी कहानी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। अध्याय 11 में बायोटेक्नोलॉजी और प्रोसेस, इसमें इस चैप्टर में हम लोग जीनों का अदला बदली करके एक नया जीव बनाएंगे और एक बेहतरीन जीव बनाएंगे, एक ऐसा पौधा बनाएंगे जो विटामिन से युक्त हो, प्रोटीन से युक्त हो और हमारे जीवन में सुगम हो। ये सारी इस चैप्टर में बस यही कहानी होगी। जीन कैसे कट करेंगे, किससे कट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यही कहानी होगी अध्याय 11 में। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाएगा आपका बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। हम लोग उपयोग किस कृषि में करते हैं, दवाइयों में करते हैं, बहुत सारे इसका प्रयोग करेंगे, जैसे भैया यहाँ पे एक दिया गया है। ठीक है, अगला चैप्टर आएंगे 13 जीव और समशिष्टियां। इस चैप्टर में हम लोग कहेंगे कि जीव और समशिष्टियां, जो पॉपुलेशन जीव है, इनका क्या रिलेशन, हमारा, तुम्हारा, उनका, फलाने का, ठिकाने का,
ये सभी क्या, अगर एक मनुष्य को तुम जंगल में डिजर्ट में जाओगे छोड़ दो मेरे भाई, अगर एक मनुष्य को कहीं छोड़ दो, कहीं मनुष्य ना हो, खुद फांसी लगा के मर जाएगा। क्योंकि एक समुदाय में जीना चाहता है, हर एक प्राणी एक समुदाय में ही उसका अस्तित्व बचा रहता है। अगर समुदाय से अलग कर दोगे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर एक मनुष्य को छोड़ दो, उसको खाना पीना सब जंगल में मिलता रहे तो वो जिंदा नहीं रह सकता, आत्महत्या कर लेगा। अकेलापन सबसे बुरा होता है। आजकल जो है, जो फांसी लगा करके आग लगाकर मरने वाले सदस्य हैं, जो चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, वो अकेलापन का ही शिकार हुआ करते हैं। जब इंसान को कभी लगता है मौत तभी आ सकती है, मौत को तभी इंसान गले लगा सकता है, क्योंकि एक सुई के चुभने से इंसान आग बबूला हो जाता है, पत्थर उत्थर मार देगा, सर फोड़ देगा। लेकिन इंसान तब मरता है जब उसको ये भ्रम हो जाता है, होता नहीं है, उसको ये भ्रम होता है कि मैं दुनिया में अकेला पड़ गया हूँ, मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो कौन सा तुम्हारे लिए 20 दरवाजा खुला था? कुछ खुला था का? तुमने खुद दरवाजा खोला, खुद बनाया। अरे फिर अब तो बड़े हो ना, जब नाक बहा करके चलते थे, ठीक है ना, दुनिया तुमको बिच्छू और सर्प में अंतर नहीं पता था, मम्मी कौन है पापा कौन है ये अंतर नहीं पता था, सारा रिलेशन नहीं पता था, ठीक है ना, गाय भैंस क्या है ये नहीं पता था। तो तुम यार क्यों मर रहे हो भाई साहब? अब तो तुम समझदार हो, फिर एक नई दुनिया बसा लो ना। समझो इस बात को, ठीक है। तो कभी भी जीवन में चाहे जितना असफल हो जाए, इंसान जब असफल होता है, असफल और सफल में से मात्र एक शब्द का अंतर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। असफल सफल, स्टार्टिंग पॉइंट का अंतर होता है दोस्त। प्यारे विद्यार्थियों, अगर जिसने स्टार्ट पर ही गड़बड़ किया हुआ सफल हो जाएगा, क्योंकि आ करके जुड़ गया, पहला सफल। और जिसने स्टार्ट पर ही सब कुछ अच्छा रखा तो वो सफल रहेगा, उसके आगे आ नहीं आएगा। ये आ शुरुआत से लगता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को ध्यान से सुनना है, समझना है। असफल और सफल में बस मात्र थोड़ा सा अंतर है। तो कभी सोचना नहीं जीवन में। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले जीव और समष्टियां, यानी जो जीव है एक दूसरे का कैसा रिलेशन है, खाने पीने रहने के लिए हम लोग एक दूसरे के बगैर, हम मनुष्य एक है, मनुष्य दूसरे प्रजाति के बगैर नहीं जी सकता भैया। अगर तुम सोचो कि यहाँ पे सब सांप को मार डालो, बहुत डसता है, तो चूहा को उत्पत्ति ज्यादा हो जाएगी, है ना। तुम सभी पेड़ पौधे काट डालो तो क्या खाएंगे? तो ये यहाँ पे कहते हैं सभी का एक दूसरे का रिलेशन होता है, और वो रिलेशन वासस्थान, जनन, प्रजनन, एज ए फूड, ये सभी के लिए होता है। इसलिए सबको रहना है, सबको साथ साथ जीना है, समझ रहे हैं, सबको साथ लेके जीना है। तुम सोचो पड़ोस में बम मार दो सब हड़प लो, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई जी नहीं पाएगा, अकेलापन खा जाएगा और मर जाएगा, घुटन हो जाएगी, ठीक। तो सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ जीना है। ओके, चलिए अगला पॉइंट आएगा इसमें, परितंत्र क्या है? परितंत्र इसी से रिलेशन है, सीधा इस चैप्टर से रिलेशन होगा। परितंत्र क्या है? परितंत्र में हम लोग देखेंगे कि एक दूसरे के जीवों का क्या क्या रिलेशन है, यहाँ पर रिलेशन पढ़ेंगे। अगला पॉइंट आ जाएगा आपका अध्याय 15, जैव विविधता और संरक्षण। हम फिर कहता है ये सभी का रिलेशन है भाई साहब, आपसी संबंध है, मम्मी पापा सब लोग हैं, अन्नदाता है, सभी का रिलेशन है, तो इनका बचाव भी जरूरी है, इनको खत्म मत करो। ये चैप्टर ही बताता है कि सुन भाई, ये चैप्टर कहता है भाई सुन जरा, कहता है सुन भाई, जो तुम्हारे आसपास विविधताएं हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते ना, उसको बचा, उसका संरक्षण कर, नहीं वो जाएगा, हम सनम तुम भी जाओगे। वो गाना गाता है पेड़ पौधों को, जब तुम काटते हो ना आड़ी से, तो गाना गाता है कि हम सनम तुम भी जाओगे, ठीक है, क्योंकि काटोगे वो तुमको बहुत कुछ दे रहा है, तुम बदले में बल्कि उसको कुछ नहीं दे रहे, ऑक्सीजन दे रहा है। तुम उसको कभी एक लोटा पानी छोड़ने गए हो? नहीं गए, कभी नहीं गए भाई साहब। कभी पूजा किए हो? नहीं किए हो। इसलिए जानते हो हमारे पूर्वज पहले के परदादाओं ने कहा कि भैया पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती, जाके जल चोलते नीम में, पीपल में, कहाँ, क्योंकि उसको बचाना है, उसको बचाना है। परदादाओं ने कहा है तू ऐसा नहीं बचाएगा,
इसके अंदर देवी देवता को छोड़ दो, देखो बच जाएगा। जैसे ही उसमें पेड़ पौधे में देवी देवताओं का वास किया, इंसान डर गया, सोचे अब तो बहुत बुरा हो जाएगा, तब बच गया। तो इसको संरक्षण करना है सभी जीवों को, पेड़ पौधों को, जंतुओं को, सभी का जो हमारा उनका रिलेशन होता है, सबका, सर्प, स्नेक, चूहा जो भी है संसार में, सबका संरक्षण करना है, क्योंकि संरक्षण नहीं होगा तो हम लोग का जीवन दुखमय हो जाएगा। फिर कहता है पर्यावरण मुद्दे, अंतिम लास्ट चैप्टर, पर्यावरण मुद्दे। अगर इनको खत्म किए, अगर इनको हम पेड़ पौधों को खत्म किए, जीव जंतु को खत्म किए, तो पर्यावरण के ऐसे मुद्दे आएंगे, ऐसे ऐसे मुद्दे भटकाएंगे कि हम लोगों का जीना मुश्किल कर देगा। तो इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव, एसिड रेन वगैरह वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग कहानी पढ़ेंगे। तो ये पर्यावरण मुद्दे आ जाएंगे, इसमें हम लोग सारी बात यहाँ पे पढ़ेंगे, एक सीरियल से पढ़ेंगे, ये बात आपको समझना है। तो ये पूरा टॉपिक है आपको, और बहुत बेहतरीन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी लोग अपना सिलेबस लिख लेंगे, समझ लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से, एक बेहतरीन चैप्टर से, और पूरी बात एक एक डिटेल समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहिएगा एक न्यू सेशन में, फिर से 2022-23 के सेशन में बेहतरीन बनाने के लिए। पहले मैंने आपको बताया थोड़ा सा मेहनत इसमें थोड़ा सा करना, एकदम ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा करना है, क्योंकि अब 70% नहीं है, 2 साल से 70% था, अब रहम नहीं करेगा बोर्ड, क्योंकि ना तो कोरोना है ना तो रोना है। ठीक है, तो एकदम तैयार रहिए, माइंड फ्रेश करके एकदम बढ़िया से जुड़िएगा। तब तक चलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू सभी विद्यार्थियों को, नमस्कार।